कर्नाटक वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। चाहिए जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। इस लड़ाई में इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आपसे रूबरू होने का मौका मिले। डी के शिव कुमार जी ने कन्नड़ में बहुत अच्छी तकरीर की है। कन्नड़ मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आती, लेकिन कन्नड़ जो है वो मोहब्बतों की जबान है और मोहब्बत हमेशा समझ में आती है, इसमें कोई बुरा है। तो यहाँ पे जो हमारे मेहमान मौजूद रहे या भी मौजूद हैं, उन सबका बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारे नए चेयरमैन जो कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अपॉइंट हुए हैं, जैसे जब्बार साहब, उनकी ओर हुई यहाँ पर शामिल हुए आप सारे लोग, उनके चार्ज लेने में आप सारे लोग शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत अच्छे से शेर सुनाया आपको। जब वो शेर सुना रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी कमी वो खुद पूरी कर दे रहे हैं, तो मेरे ऊपर लोड कम रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की। वीरप्पा मोइली जी, सलीम अहमद साहब, रोमिला रेड्डी साहब, रामलिंगा रेड्डी साहब, सतीश जी, इसके पाटिल साहब, के एच मुनियप्पा जी, दोया नारायण जी, नासिर हुसैन साहब, हमारे बाकी एमएलएज, डीसीसी, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत दिन बाद बेंगलोर आया हूँ। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। इस तारीखी पैलेस में आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, नलपाड़ पवेलियन में। मैं यहाँ एक बार 2 बार मुशायरे में आ चुका हूँ, आप सबसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। बीच में जो साथी हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट में आपसे रूबरू हूँ, 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। अभी बीच में जो शोर शराबा हुआ ये सब होता रहता है, अच्छी फिल्म चलती रहती है तो बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, ऐड आ जाते हैं, ये चलता रहता है, ये सब पार्ट है, तो ये सब चलने दिया करिए, सब होता रहता है। मैं किसी सियासी जलसे में शामिल होने के लिए दूसरी बार आया। इससे पहले आया था तनवीर साहब, यहाँ बैठे हैं तनवीर सेठ साहब, उनके कैंपेन में मैसूर आया हुआ था उनके प्रचार के दौरान। रहीम साहब बैठे हैं, गुलबर्गा बीदर आया हुआ था। नारायण राव साहब नहीं रह गए, उनके लिए मैं बसरा कल्याण कैंपेन में आया था। शिवाजी नगर आया हुआ था। इन सारे इलाकों में आपसे रूबरू रहा हूँ। आज आपके बीच में आया हूँ एक अहम मौके पर।
मेरे भाई, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब इक्तदार पर बैठे हुए लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं रह गई है। वो कुछ भी बोलने से पहले आपके खिलाफ कुछ भी जहर उगलने से पहले रत्ती भर भी लिहाज नहीं करते। जब पूरे मुल्क के किसी न किसी सूबे में हर दिन ऐसी ऐसी मनहूस खबरें आती हैं कि आपको लगता है कि क्या ये मेरा वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब कभी पंडित नेहरू जी ने, कभी मौलाना आजाद साहब ने, कभी महात्मा गांधी जी ने देखा था। आपको हर सुबह ऐसा महसूस होता है। ऐसे लम्हे में जरूरत है कि अल-ऐलान खड़ा हुआ जाए, मुत्तहिद हुआ जाए, एकजुट हुआ जाए। आज जो इस प्रोग्राम का नाम है वो टुवर्ड्स यूनिटी एंड होप, जो इत्तेहाद और उम्मीद का नाम इस प्रोग्राम को दिया गया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मकसद बहुत बड़े हैं। आप कर्नाटक के कोने कोने से आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, मुझसे ये कहा कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभालिए, काम करिए, लोगों के बीच में जाइए। मैं तो शायर था, आप बतौर शायर मुझे पहचानते थे, मुझे प्यार करते थे। मैंने उनकी बात पर हामी भरी और मैं उनके साथ खड़ा हो गया। लोग मुझसे कहते हैं, मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो गए? तब मैं अल-ऐलान कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं उनमें जो जोश देख रहा था, हम लोग जब चले हैं तो यहां तक आने में जिस तरह से आज यहां उमड़ करके पूरा कर्नाटक आया है, वो ये बता रहा है कि कर्नाटक के अकलियत के लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीच में चंद लोग आएंगे, आपको बहकाने की भी कोशिश करेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें भी करेंगे। वो कहेंगे कि अकलियतों को कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या दिया। आपको यह समझना है कि यही सवाल नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को 70 साल में क्या दिया। और कुछ मोदी के ऐसे दोस्त भी पैदा हो गए हैं जो आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में अकलियतों को क्या दिया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया। वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है कि जब सरहद उस पार से सदाएं आ रही थी कि इस तरफ चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ के बाशिंदे हैं। ऐसे वक्त में भी पंडित नेहरू जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगा करके अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। ये काम कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस ही है जो लोग आपसे सवाल करें, लोग आपसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया पर, आप पर तंज करते हैं। कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के अकलियती सेल के सिपाहियों में आपसे मुखातिब हो कि ये चीजें याद करिए। जब आप पर तंज किया जाए तो पलट के उनसे कह दीजिए कि हाँ, वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने खुर्शीद अहमद को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरत तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस ही है जिसने आपके सूबे के कई नेताओं को दिल्ली ले जाकर के उन्हें इतनी ताकत बख्शी कि आप सारे लोग उनके चेहरों को पहचानते हैं। ऐसे में जो लोग ये सवाल करते हैं, उन्हें बताइए कि ये वक्त शोर शराबा और चीखने चिल्लाने का नहीं है। आप तसव्वुर करिए, मुल्क इस मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ त्रिपुरा में आग लगाई जा रही है, जलाए जा रहे हैं घर। अगर कोई सवाल भी खड़ा कर रहा है तो यूएपीए तैयार है। यूएपीए के नाम पर पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, जो भी उनके लिए खड़ा हो रहा है, वकीलों को, उनको जेल में उठा के डाल दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में पूरे मुल्क में अगर कोई बोल रहा है तो एक शख्स खड़ा होकर के बोल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो अल-ऐलान कह रहा है कि त्रिपुरा के मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। जब लोग आपका नाम लेने से बच रहे हैं, जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हैं, ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं,
इस मुल्क की सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आईन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विरासत मुझे सौंपी है उस विरासत को आगे लेकर के जाना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं कर्नाटक वालों, मेरी आंखों ने देखा है मंजर कि सी आंदोलन के दौरान जब नौजवान बच्चों के सीनों पर सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था, तब तमाम सेकुलर पार्टियों के बाकी नेता घरों में बैठे थे, लेकिन प्रियंका गांधी अपने घर से निकली और एक एक मां के आंसू पहुंचने के लिए कभी बिजनौर पहुंची, कभी मेरठ पहुंची, कभी संभल पहुंची, कभी मुजफ्फरनगर पहुंची। मैं गवाह हूं इस बात का, मेरी आंखें इस बात की चश्मदीद गवाह है। डीके शिव कुमार साहब भी इस बात के गवाह होंगे। मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उस दिन वहां मौजूद थे जब बच्चों को शहीद किया जा रहा था, जब यह कहा जा रहा था कि शाहीन बाग को कुचल दिया जाएगा। ऐसे समय में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी उठी और जाकर के गांधी जी की मजार के सामने बैठ गई राजघाट पर, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरा दिन बैठी रही और ये कहती रही कि इस मुल्क का जो आईन है ये मुल्क आईन से चलेगा, किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस ही कर रही है, ये कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक बात यह भी कहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं कि अकलियतों ने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया है। अकलियतों ने भी पिछले 70 साल से आंख बंद करके कांग्रेस का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन चंद लोग निकल आए हैं इस रिश्ते को पामाल करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस रिश्ते को बांटने के लिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आपके कर्नाटक की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये जो फासिस्ट सोच लेकर के हुकूमतें चल रही हैं, अगर इन्हें चाहते हो कि हटाना है, इन्हें इक्तिदार से हटाना है, तो बहुत समझदारी से फैसले करने पड़ेंगे। यहां मौजूद अक़लियत के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि खुदा ने कुछ ऐसा लिख दिया है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते। यह सच है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन उससे भी बड़ा यह सच है कि बिना आपके समर्थन के भी इस मुल्क का कोई हाकिम नहीं बन सकता। यह सच्चाई है, इस सच्चाई की ताकत को पहचानिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि किसी छोटे मोटे सवाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीदों का सौदा मत कर लेना, झांसे में मत आना। आपको बहकाने के लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, छोटी छोटी पार्टियां निकल करके आएंगी जो आपसे कहेंगी कि अक़लियतों के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से इंडिया मैच हार गई, खेल में हार जीत चलती रहती है, जब मोहम्मद शमी के बच्चों तक को गालियां दी जा रही थी, तो सिर्फ राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने ऐलान ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है मोहम्मद शमी। जब विराट कोहली को गाली दी जा रही थी, तब राहुल गांधी उठे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। मेरी आंखों ने देखा है कि सरहदों पर बैठे हुए, दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कान पर जू नहीं रेंग रही है, उन्हें सवाल तक पसंद नहीं आ रहा है। हमारे लखीमपुर में आपने देखा होगा उस दिन कि किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, पीछे से ला करके कुचल करके मार दिया, कोई खड़ा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी खड़ी हुई और मैंने देखा है, मैं उस समय मौजूद था, मेरी आंखें गवाह हैं कि जब लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका जी निकली हैं, तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हैं। और उन्होंने जा करके उन किसानों के परिवारों के आंसू पोंछे और आंसू पोंछ करके यह कहा कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब चंद लोग, राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डरो मत, जो डर रहा है वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए, और जो डर नहीं रहा है वो कांग्रेस में आए, उसका स्वागत है। इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं मेरे अक़लियत के साथियों, इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। आप बड़ी जिंदा दिल सरजमीन के लोग हैं, आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन के लोग हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने झुकना नहीं सीखा है, लड़ना सीखा है, सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है। मैं आपको सलाम करते हुए कह रहा हूं कि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि डरो मत, तो इसके मायने समझो। ऐसे भी लोग बीच में गुजरे जो हमें छोड़ के चले गए। खड़गे साहब यहां बैठे हैं, हमारे गार्जियन की तरह हैं। चंद लोग छोड़ के चले गए, कोई सिंधिया चले गए, कोई जतिन प्रसाद चले गए, मीडिया
मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब जो छोड़ के चले गए उन पर आप क्या कहते हैं। मैंने कहा इनका सवाल हमसे मत पूछिए, ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन तक को कांग्रेस पार्टी ने अपने खून पसीने से सींचा है। आज अगर वो छोड़ के चले गए तो उनका सवाल हमसे नहीं उनसे पूछिए। बेटा अगर बाप को छोड़ के चला जाए तो सवाल बाप से नहीं बल्कि बेटे से पूछा जाना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। इस लड़ाई में वही लोग चलेंगे जो बहादुर होंगे, इस लड़ाई में आखिर तक वही डटे रहेंगे जिन्हें इस मुल्क को बचाने की जद्दोजहद करनी है। मेरे भाई, आने वाले दिनों में कर्नाटक के इलेक्शंस आएंगे, आपको बांटने के लिए लोग आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमने देखा है बंटने का नुकसान क्या होता है। मैंने देखा है लोगों के घरों पर चलते हुए बुलडोजर, मैंने देखा है पुलिस की लाठियों से थाने में टॉर्चर होकर के शहीद होते हुए बच्चों को। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि छोटे छोटे जज्बात में आकर के बड़े सवाल का सौदा मत कर लेना, मुत्तहिद रहना होगा। और जब्बार साहब, आपको भी ये जिम्मेदारी मैं देता हूं। जब मेरे पास आपके लिए सिफारिशें आई, मुझे कहा गया कि जब्बार साहब एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। सईद साहब ने भी पिछले 6 साल अच्छे से काटे, अच्छे से गुजारे हैं। जब मुझसे कहा गया और मैं पहली मुलाकात में आपसे मिला था, तो आपसे मिलने के बाद मुझे लगा था कि एक शख्स जिसमें बड़ी उम्मीदें हैं वो आने वाले दिनों में कर्नाटक में माइनॉरिटी में लीडरशिप डेवलप कर सकता है, ऐसा शख्स। और एक बात की बड़ी खुशी है मुझे डीके साहब कि जिस दिन से जब्बार साहब माइनॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, मैंने देखा है इनके चेहरे पे एक अलग तरह की चमक है, ग्लो है, खूबसूरती आई है। इसके लिए जोरदार ताली बजा करके आप उनका हौसला बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। इनमें एनर्जी बढ़ी है, इनमें जोश बढ़ा है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब्बार साहब कर्नाटका की अकलियतों की सियासत को आगे तक लेके जाएंगे। और अकलियत की सियासत का मतलब सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं होती, आपको यह समझना पड़ेगा। अकलियत का मतलब होता है उसमें सिख भाई भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, उसमें ईसाई के साथ साथ पारसी भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। 6 कम्युनिटी मिला करके तब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है। मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि अपनी कमेटी में, अपनी बॉडी में, चाहे वो स्टेट की बॉडी हो या डिस्ट्रिक्ट की बॉडी हो, बाकी भी जो अकलियत के जमातें हैं उनको अपना साथ लाइए, उनको अपने और उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सरदार भाई है, क्रिश्चियन भाई तो पूरे कर्नाटका में बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये जो हुकूमत है, मैंने सुना है आने वाले दिनों में कन्वर्जन बिल लेकर के आ रहे हैं, उनके निशाने पर आने वाले दिनों में पूरी तरह से क्रिश्चियन भाई भी रहेंगे। पहले हम निशाने पर थे, अब क्रिश्चियन भाई हैं। उधर दिल्ली के आसपास सरदार भाइयों का नंबर है। मेरे भाई, मेरी एक बात संजीदगी से नोट करके ले जाना, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जब जब जमहूरियत कमजोर होगी, आईन कमजोर होगा, तो पहली चोट जो पड़ेगी वो अकलियतों पर पड़ेगी, माइनॉरिटीज पर पड़ेगी। ये हुकूमत यही कर रही है। ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जिसने आपको तोहफे में महंगाई दी है, आपको तोहफे में शहरों के नाम बदलने की एक रवायत शुरू कर दी है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जिसने आपको तोहफे में महंगाई दी है, आपको तोहफे में शहरों के नाम बदलने की एक रवायत शुरू कर दी है, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस दूसरी इमारतों पर ठप्पा लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप जो कर्नाटका के कोने कोने से आए हैं, मैं तमाम बुजुर्गों को देख करके यह अंदाजा लगा रहा हूं कि इसमें तमाम कांग्रेस के ऐसे सिपाही हैं जो पिछले 30 साल से, 35 साल से, पिछले 25 साल से कांग्रेस का झंडा अपने हाथों में ढो रहे हैं। शायद उन्हें बदले में कुछ ना मिला हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए उनकी मोहब्बत ऐसी है कि उन्होंने कांग्रेस के झंडे को झुकने नहीं दिया है। मैं आपको सलाम करता हुआ ये कह रहा हूं कि आप जब्बार साहब तक आइए, अपनी परेशानियां, अपनी दुश्वारियां, अपने मरासिम लेकर के जब्बार साहब तक आइए। अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मैं AICC में बैठा हूं, दिल्ली आइए, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। और जिस दिन से मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना हूं, मेरी दूसरी एक जिंदगी थी। मैंने उस जिंदगी को एक किनारे रख करके
मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई तो राहुल जी ने मुझसे कहा था कि इमरान, तुम मसलों पर शायरी पढ़ते हो, तुम मुद्दों को नज्म बना करके लोगों के लिए दुनिया के सामने रखते हो, तुमने नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी है, तुमने पहलू खान की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ी है, अगर इन मसलों के हल चाहते हो तो सियासत में आओ, क्योंकि सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। मुझे राहुल जी की बात पे यकीन आया और मैं उनके साथ खड़ा हुआ, और जिस दिन से उन्होंने मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया है उस दिन से मैंने अहद किया है कि मैंने खुद को आपके लिए वक्फ किया है, मैं आपके साथ खड़ा हूं जहां भी आपको मेरी जरूरत महसूस होती है। हैरिस साहब मेरे पास आए जिस दिन पहली बार, उनसे बातचीत के बाद जब उन्होंने जब्बार साहब के लिए यह कहा कि इमरान साहब, जब्बार साहब एक बेहतर ऑप्शन है, आप उन्हें चेयरमैन बनाइए, हम उनके साथ खड़े होंगे और पूरे सूबे में उनको दौड़ाएंगे, उनसे काम लिया जाएगा, पूरी पीसीसी उनको सपोर्ट करेगी, डीके शिव कुमार साहब उनको सपोर्ट करेंगे। जब उन्होंने मुझे यह एतमाद दिलाया तो मुझे यकीन हुआ कि जब्बार साहब की उम्र भले थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो जवान है और उनके दौड़ने में कोई कमी नहीं रहेगी, इसमें कोई थोड़ा नहीं है। जब्बार साहब से पहले दिन मैंने यही कहा था कि जब्बार साहब आप 60 के पार हैं, मेरी अभी 35 से भी कम है, हमारे आपके बीच में उम्र का बड़ा फासला है, दोनों हम साथ कैसे चल पाएंगे। तो जब्बार साहब ने कहा था कि मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन से हूं, आप मुझ पर यकीन करके देखिए, मैं दौड़ भाग में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब्बार साहब इस सफर में आगे बढ़ेंगे। एक दो बातें आपसे बहुत अलहदा कह रहा हूं। कर्नाटक वालों, आप खुशनसीब हैं कि आपके यहां से बड़ी लीडरशिप दिल्ली जाती है। कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा आपके सूबे पर बड़ा एतमाद करती है। अभी भी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट आपके सूबे से है, हमारा भाई श्रीनिवास, और मुझे इतना फख्र होता है। अभी एक मीडिया के साथी ने मुझसे बनने के बाद इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी जी कहां हैं, कोविड के दौरान राहुल गांधी जी कहां थे। मैंने कहा मैं फर्क बताता हूं, राहुल गांधी जी के बारे में अगर सवाल पूछ रहे हो कि कोविड में राहुल गांधी कहां थे, तो बस एक फर्क महसूस करना कि हमारा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, वो पूरे कोविड के दौरान सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था दिल्ली में बैठ करके, और एक तरफ भाजपा का यूथ विंग है, उसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है तेजस्वी सूर्या, बदनसीबी से वो भी आपके शहर से हैं। वो क्या कर रहे थे, बेंगलोर के कोविड केयर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहे थे। एक तरफ हमारा यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट है जो सांसें बांटता है, और एक तरफ भाजपा का यूथ विंग का प्रेसिडेंट है जो हिंदू मुसलमान करता है, लाशों के बीच में भी जा करके। आपको तय करना है कि आपको तेजस्वी सूर्या चाहिए या श्रीनिवास चाहिए। राहुल गांधी की परवरिश से श्रीनिवास पैदा होते हैं, राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोदी जी और जेपी नड्डा और अमित शाह की परवरिश से तेजस्वी सूर्या जैसे लोग आगे बढ़ते हैं। देश को तय करना है कि उसे कौन चाहिए, देश को यह तय करना है। राहुल गांधी जी इस तरह के नौजवान तैयार कर रहे हैं, और आज आते हुए मुझे खुशी हो रही थी। मैं एक नई कांग्रेस देख रहा हूं, एक नई ऊर्जा देख रहा हूं लोगों में। यहां जो 4 फीट नीचे बैठे हैं, मुझे डीके साहब का एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि स्टेज पर कोई नेता नहीं बैठेगा, वो भी नीचे बैठेगा, वो भी जनता के बराबर बैठेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूपी लौट करके मैं प्रियंका जी से कहूं कि यह सिस्टम यूपी में भी लागू किया जाए, यह बहुत शानदार सिस्टम है, यह अच्छा सिस्टम है, और मैं कोशिश करूंगा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज्यादातर फंक्शन में यह सिस्टम लागू हो सके। मैं तो आपसे एक बात मैं शुरू में भी कह रहा हूं, आप पिछले 30 साल से आपकी पेशानी की झुर्रियां बता रही हैं कि आपने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, आपने अपने कंधों पर कांग्रेस को ढोया है। आप वो लोग हैं कि हुकूमत रही हो या न रही हो, आपने कभी कांग्रेस के झंडे को झुकने नहीं दिया। आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हमारा वजूद है, हम आपको सलाम करते हैं। और अब तक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कैसा चला, दिल्ली से कैसा चला, यहां से कैसा चला, वो छोड़ दीजिए, अब आपकी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैंने जब्बार साहब को अपना नायब बना करके आपके सामने पेश किया है, जब्बार साहब के सामने अपनी बात रखिए, हैरिस साहब का दामन पकड़िए, उनसे कहिए कि आपका काम करवाएं। आपके जो बाकी एमएलएस हैं, तनवीर सेठ साहब, रहीम साहब, कनीज फातिमा साहिबा, यूटी कादिर साहब, इन सब का दामन पकड़िए, इनसे कहिए कि आपके लिए खड़े हो। एक बड़ी बात
बात यहां कह रहा हूं, बहुत बड़ी लीडरशिप बैठी है। अक्सर एक शिकायत आती है कि कांग्रेस ने क्या दिया। मैं एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अकलियत लीडरशिप को, माइनॉरिटी लीडरशिप को इतना कुछ दिया है कि आप मेरे साथ अकेले में बैठ जाएं, अगर मैं गिनाने पे आऊं तो आपको लगेगा कि इतना कुछ, लेकिन अगर वो कम्युनिटी तक डिलीवर नहीं हुआ और कम्युनिटी की शिकायतें बची हुई हैं तो उसमें गलती पार्टी की नहीं है, आपके उन नुमाइंदों की है जो आपके लिए कांग्रेस पार्टी के बीच में पुल का काम करते रहे हैं। उनके भी दामन पकड़िए, उनसे भी कहिए कि हमारे लिए खड़े होइए। जब्बार साहब आपके साथ हैं और जहां जब्बार साहब आपको मुतमईन नहीं कर पाते हैं, एआईसीसी में एक कमरा मेरा है, उसके दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हैरिस साहब का, मेरे नौजवान साथी हमारे नलपाड़ का, बहुत इन्होंने बड़ी मेहनत की, इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाएं। इन्होंने जो बाइक रैली एयरपोर्ट से लेकर के और पूरा शहर आज इन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले मैंने सुना कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के किसी प्रोग्राम की वजह से पूरा शहर रुका नहीं था कभी, आज लेकिन मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम की वजह से पूरा शहर जाम था, पूरा शहर रुका हुआ था। यह आपकी ताकत है, अपनी ताकत पहचानिए। मैंने कहा ना, आपके नसीब में हाकिम बनना नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि बिना आपकी समर्थन, आपके साथ के कोई हाकिम नहीं बन सकता है। तो अपनी उस ताकत को पहचानिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाइए, लेकिन समझदारी से उठाइए, सलीके से उठाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। और एक चीज जान लीजिए, इस देश में जो सेकुलरिज्म का असली झंडा ढो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी और उनके सिपाही हैं बाकी स्टेट में। अगर कोई दूसरी पार्टी ये कहती है कि हम आपके अलंबरदार हैं, हम आपके खैर खां हैं, तो नहीं मेरे भाई, ये बात झूठी है, ये बात सच नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आज आपसे ज्यादा कुछ बहुत गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारा भाषण सुन लिया है। मैं जाते जाते दो शेर आपको सुना देता हूं, नहीं सुनाऊंगा तो बहुत सारे साथी बहुत दूर से ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मुझे फोन करके मैसेजेस करके कहा था कि आ रहे हैं तो कुछ सुना के जाइएगा। मैं एक गजल के दो शेर मुझे याद आ रहे हैं इस मौके पर, और उसके बाद एक छोटी सी 2 मिनट की नज्म सुना के जाऊंगा। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और कर्नाटक वालों, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। जुटिए, डरिए मत। राहुल जी कहते हैं ना कि डरो मत। कांग्रेस का एक एक सिपाही अलल ऐलान अब कहना शुरू करे कि नहीं, हम इन फासिस्ट ताकतों के पुलिस के डंडे से नहीं डरेंगे, तुम्हारे यूएपीए से नहीं डरेंगे, तुम्हारे जुल्म से नहीं डरेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हमारी परवरिश जो है वो पंडित नेहरू, मौलाना आजाद से लेकर के और राजीव जी और इंदिरा गांधी तक हुई है। हम डरेंगे नहीं। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप बहुत थक गए, मैं जानता हूं, पिछले 4-5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थका हुआ बेंगलोर नहीं देख सकता। मुझे जिंदा दिल बेंगलोर चाहिए, मुझे जोश और जज्बे वाला बेंगलोर चाहिए। कि मत समझना डराने से डर जाएंगे,
माइक थोड़ा सा बेहतर कर दें। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मल्लिकार्जुन जी किसी दिन मोदी जी से कह दीजिएगा कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। मैं सिर्फ यहां नहीं पढ़ रहा हूं, मैं दिल्ली में पार्लियामेंट के आसपास भी खड़ा होकर के इसी आवाज के साथ बोलता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे दुआएं दी हैं, आपने मुझे इमरान बनाया है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बोल रहा हूं और मैं बोलूंगा कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। तैयार रहिएगा चौथे मिसरे पे, पहुंचाइएगा दिल्ली तक कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। लेकिन अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, जो हमें अन्न देता है वो किसान के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, मोदी जी एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, क्या बनाया, क्या बनाया। राहुल जी ने पलट के मल्लिकार्जुन जी से कहा कि बताइएगा मत, जो बताइएगा ये उसको भी बेच देंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ बेचने का है। मत बताइए, ये बेचने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी साहब, कांग्रेस ने 70 साल में इतना कुछ बनाया है कि आप पिछले 7.5 साल में बेचते बेचते थक गए, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। सवाल उठाने वालों, मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और ये जो कांग्रेस का झंडा है, आखिरी 2 लाइनें, और यहां से लेकर के वहां तक कांग्रेस का कोई भी सिपाही इसके एहतराम में, ये जो 3 रंग हैं इस झंडे में, इन 3 रंगों को मैं अपने एक मिसरे में शामिल करता हूं। यहां से वहां तक एक एक आदमी तैयार रहेगा जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन
पानी में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बहुत मुबारकबाद जब्बार साहब, एक नया सफर आपका इंतजार कर रहा है। सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस मोहब्बत से डिपार्टमेंट को चलाया है। अब जब्बार साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उसे और आगे ले जाएं। कुछ खोना कुछ पाना चलता रहता है, सांसों का अफसाना चलता रहता है। ये डिपार्टमेंट पूरी मेहनत के साथ एक माहौल तैयार करे पूरे कर्नाटक में, पीसीसी के हाथों को मजबूत करे और आने वाले दिनों में ये जो भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सरकार है इसको कर्नाटक से उखाड़ फेंके। कर्नाटक से उखाड़ फेंकेंगे तो सबसे बड़ी जीत जो होगी वो हमारी होगी। ये शहर, मुझे खुशी है कि मैं उस शहर में खड़ा हूं। सीके जाफर शरीफ साहब यहां से रहे जो इस डिपार्टमेंट के पहले चीफ भी हुआ करते थे, पहले हेड भी हुआ करते थे। मेरे कंधों पे उनकी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। रहमान खान साहब का भी शहर है ये। मैं सबको खराज भी पेश करता हूं, उन्हें याद भी करता हूं और आपसे बहुत मोहब्बतों के साथ विदा लेता हूं। एक बार फिर से हैरिस साहब को इस खूबसूरत इत्तेहाद और उम्मीद नाम के प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूं। आने वाले दिनों में आपसे मुसलसल मुलाकातें होंगी। मैं सिर्फ बेंगलोर तक नहीं रुकूंगा, मैं इनके साथ कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हलकों में जाऊंगा। मैंने इनसे कह रखा है कि बेंगलोर में ये पहला प्रोग्राम है आपके चार्ज लेने का, इसे कर लीजिए। इसके बाद मुझे ले चलिए बाकी शहरों में, जो कर्नाटक के बाकी इलाके हैं वहां ले चलिए, वहां लोगों से मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें एक बार फिर से आप सब।